नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की मौजूदगी में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम 6 साल बाद हो रहा है। सम्मेलन न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने का एक मंच है। अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जस्टिस रमन के प्रस्ताव को सम्मेलन के एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक न्यायिक रिक्तियों को भरने, लंबित मामलों, कानूनी सहायता सेवाओं और भविष्य के प्रारूप और ई अदालत चरण 3 जैसे विषय भी एजेंडे के शीर्ष पर रखे गए हैं। जस्टिस रमन और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के बाद विभिन्न कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एजेंडे में शामिल विषयों पर चर्चा करेंगे और आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे पंजाब के पटियाला की। मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं, उसका उद्घाटन भी किया जाएगा और इसी के साथ तमाम ऐसे विषय जिन पर चर्चा होगी। लेकिन 6 साल बाद इस तरह का कार्यक्रम एक बार फिर आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले 2016 में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और आज फिर 2022 में इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसे संबोधित करेंगे। और अब बात करेंगे पंजाब के पटियाला की, जहां पर शुक्रवार दोपहर खालिस्तान विरोधी एक मार्च को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग घायल हुए हैं। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया और तलवारें लहराई गई हैं। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया। हालांकि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक एक गुट ने एक मार्च निकालने की कोशिश की थी, जिसका दूसरे ने विरोध किया था। पुलिस ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां भी चलाई और इसके बाद लोगों ने फाउंटेन चौराहे को जाम कर दिया, नारेबाजी की। और इस झड़प की अगर बात की जाए तो ये काली माता मंदिर के बाहर उस समय हुई जब सिंगला के समूह ने पास के आर्य समाज चौक से खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च शुरू किया था। अब इस मामले को लेकर आज हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया है। वहीं एसएसपी नानक सिंह ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। झड़प के बाद स्थानीय प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिले में कर्फ्यू भी लगा दिया। कर्फ्यू शुक्रवार रात 7 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे के बीच लागू रहा और इस घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने शिवसेना नामक एक ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश सिंगला को बिना अनुमति के जुलूस निकालने और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया। शरारती तत्वां करके कुछ अफवाहां करके ये गल छोटी जी हुई है एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनूं कंट्रोल कर लिया है। लोगों को अपील यही है कि किसी भी तरीके की अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें। फ्लैग मार्च असी शहर दे विच कर रहे हैं। डीसी मैडम ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, वो कल पीस कमेटी की मीटिंग असी करन जा रहे हैं। लोगों को यही अपील है कि अपनी जी कोई भी अफवाह होंदी है उस तो बच के रहन ते शहर का माहौल बना के रखने दे विच एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करें। सर, एक हफ्ता पहला ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन फिलहाल जी साडा मेन जो एम है वो शहर दे विच शांति बना के रखने का है। तो मीडिया नूं भी अपील यही है कि शहर दे विच अपील यही करन कि शांति पब्लिक बना के रखे। तो ये लई जो कुछ भी लोड़िंदे कदम चुकने हैं वो असीं चुक रहे हैं। सर, इंजरी डिटेल है, इंजर्ड कितने के हैं? ये असीं सारा कुछ फिलहाल चैक कर रहे हैं एंड लोगों नूं सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है शांति। तो शांति पब्लिक बना के रखे। किसी छोटी जी अफवाह नूं लैके गल वध गई सीगी, जिसनूं कि मौके ते पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल कर लिया
ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਸਟਲੀ, ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ नहीं हफ्ता पहला मार के सर एक गनशॉट इंजर्ड है जी, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? पुलिस ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਨੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ भी ਅਸੀਂ मंगा ली है। कुछ दिल्ली शरारती में भलसवा लैंडफिल क्षेत्र में बीते 5 दिनों से लगातार कूड़े के ढेर में आग लगी हुई है, जिससे आसपास रह रहे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पास रह रहे लोगों ने पिछले 5 दिनों से यहां लगी आग के संबंध में उत्तर दिल्ली नगर निगम के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। निवासियों ने भलसवा डेयरी थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह, उप महापौर अर्चना दिलीप सिंह और निगम के स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विजय कुमार भगत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत पत्र में स्थानीय निवासियों ने कहा कि क्षेत्र में लगी आग से निकल रहा धुआं उनकी जान जोखिम में डाल रहा है। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इस घटना को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को समन भी जारी किया। तो करीब 5 दिन हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस कूड़े के ढेर में आग लगी हुई है, लगातार इसे बुझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरह से लैंडफिल क्षेत्र में आग लगी हुई है, इसकी वजह से काफी ज्यादा धुआं जो है वो पैदा हो रहा है और उस धुएं की वजह से आसपास के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार हवा में दिखाई दे रहा है और इसी धुएं की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसी के चलते लोगों ने अब शिकायत भी की है। निगम समिति उपाध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग आसपास रह रहे लोगों की तरफ से की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है इन अधिकारियों की, नगर निगम अधिकारियों की। उनका कहना है कि अभी तक समाधान हो नहीं पाया है और जिस तरह से धुएं का गुबार है, 5 दिन हो गई है, आग लगी हुई है लगातार और इसी की वजह से सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, प्रदूषण इसकी वजह से काफी बढ़ता जा रहा है। तो निगम समिति उपाध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग लगातार यहां पर रह रहे आसपास के लोगों की तरफ से उठाई जा रही है। बीते 5 दिनों से इस लैंडफिल क्षेत्र में आग लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, उससे कितनी ज्यादा परेशानी आसपास रह रहे लोगों को हो रही होगी और इसी परेशानी को बताते हुए ये शिकायत लोगों की तरफ से की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। स्वाति मालीवाल की तरफ से समन भी जारी किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, करीब 5 दिन हो चुके हैं लैंडफिल में आग लगे हुए और अभी तक जो समाधान है वो हो नहीं पाया है। लगातार आग लगे होने की वजह से धुआं काफी ज्यादा उठ रहा है और लोग परेशान हैं, सांस ले नहीं पा रहे हैं। जी नेहा, बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे पहले छोटा सा मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल आग जैसी कोई घटना नहीं है, लेकिन जैसा कि वो वहां पर कूड़े का ढेर है, कूड़े का जो ढेर है इतना बड़ा है कि वो एक पहाड़ की शक्ल ले चुका है। तो धुएं का गुबार अभी तक बरकरार है और जो धुआं वहां से निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिथेन गैस से आग निकलती है, तो जो धुआं निकलता है वो एक जहरीली हवा से कम नहीं होता है, जो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के लिए दिक्कत परेशानी का सबब है। और कहीं ना कहीं जो खास तौर से जो
दिल के मरीज है या फिर सांस के मरीज है, उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत है और उन लोगों के लिए एक परेशानी है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आग पर फिलहाल नियंत्रण है। ये जरूर है कि सब लगातार धुएं का गुबार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है बार बार कि इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है कि समस्या का आखिरकार हल क्या है। जी नेहा, और इसी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और नगर समिति उपाध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अजीत जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम को विशेष तौर पर फटकार भी लगाई गई है। खास तौर से कहा गया है कि अगर ये लगातार यहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं अगर आए दिन होती है तो इसका कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया। वहीं दूसरी ओर इसमें आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ी हुई है, तो अभी हाल ही में दुर्गेश पाठक जो एमसीडी के प्रभारी हैं, आम आदमी पार्टी से नेता है, वो भी गए हुए थे और उन्होंने भी विशेष तौर पर दिल्ली की जो एमसीडी की जो भाजपा सरकार थी उस पर जमकर निशाना साधा था और उस पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एमसीडी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकालना चाहते क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जी नेहा, चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर करेंगे बात पटियाला की, जहां पर हुए उपद्रव को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं ये साफ कर दूं कि ये जो अनफॉर्चुनेट क्लैशेस, वायलेंस की घटना पटियाला में हुई है, ये कोई दो समुदाय के बीच में नहीं बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा, ये क्लैशेस आज हुए, वायलेंस हुआ। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे, और इन दोनों पार्टियों के शरारती एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये झगड़ा किया, ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई। पहली चीज, पंजाब का माहौल बिगाड़ना या पंजाब की अमन शांति भाईचारे से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी चीज, इस घटना पे पंजाब पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए वहां पे हालत जो है उसे सामान्य किया, शांति बहाल करी है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और इस पूरी वायलेंस के पीछे जो लोग थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, भगवंत मान साहब की सरकार। पहले तो बढ़ते आगे, कोरोना से लड़ने के लिए फाइजर की कोशिशों को झटका लगा है। जी हां, फाइजर की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई बहुचर्चित दवा पैक्सोलोविड टेस्ट में फेल हो गई है, यानी हाल ही में इसका कोविड संक्रमितों पर ट्रायल किया गया। इस दौरान ये दवाई संक्रमितों में कोविड-19 के जोखिम को कम करने के अपने प्राथमिक लक्ष्य को पूरा करने में विफल रही। कंपनी ने खुद इस बात की जानकारी मीडिया को भी दी। फाइजर ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, पैक्सोलोविड घरेलू संपर्क के माध्यम से वायरस के संपर्क में आने वाले वयस्कों में कोविड-19 संक्रमण के खतरों को रोक नहीं पाई। हालांकि प्लेसबो की तुलना में इस दवा ने जोखिम को लगभग 1/3 कम किया, लेकिन ये नंबर आवश्यक नंबर से बहुत कम है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोलो ने कहा कि वो अध्ययन के परिणाम से निराश जरूर है। पैक्सलोविड के उपयोग को उन लोगों तक विस्तारित करना था जिन्होंने अभी तक कोविड-19 का टेस्ट नहीं किया था, लेकिन एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो। इसका मार्केट में काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बताते चले कि फाइजर की इस दवा को ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। और उधर भारत में कोरोना एक बार फिर से चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जो कि भारत सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। आपको ये भी बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,377 नए मरीज मिले और लगातार ये दूसरा दिन है जब कोरोना के मामले 3,000 से ज्यादा आए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह कोरोना को लेकर आज ताजा अपडेट जारी किया, जिसके मुताबिक अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17,801 हो गई है।
यूपी में एक बार फिर सत्ता में आने के बाद और सत्ता संभालते ही दोगुनी तेजी के साथ काम करना योगी सरकार ने शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में अब सीएम ने ट्रांसपेरेंसी के लिए ज्यादा इसे बढ़ाने के लिए जन जन तक पहुंचकर परेशानियों को हल करने का बीड़ा उठाया है, जिसके जिम्मेदारी उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को दी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में एक बार फिर एक्शन में 2.0 की सरकार। योगी के आदेश पर 54 मंत्री पहुंचे जनता के द्वार। सीएम ने मंत्रियों को दी 18 मंडलों के दौरे की जिम्मेदारी। केशव मौर्य को आगरा, ब्रजेश पाठक को वाराणसी की जिम्मेदारी। सूर्य प्रताप शाही संभालेंगे मेरठ, झांसी में होंगी बेबी रानी। सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की होगी समीक्षा। महिला सुरक्षा और SC/ST की समस्याओं की भी निगरानी। उत्तर प्रदेश में 2.0 की सरकार आने के बाद से ही योगी की टीम बिना रुके, बिना थके काम कर रही है। इसी कड़ी में दोबारा सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। और अब अपने इस नए विजन को कामयाब करने के लिए सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को कार्यप्रणाली के साथ जिलों का दौरा करने के आदेश दिए हैं। जी हां, सीएम योगी ने मंत्रियों के लिए जिम्मेदारियां तय की हैं, जिसमें आज से रविवार तक योगी कैबिनेट के मंत्री जनता के द्वार पर होंगे। राज्य के 18 मंडलों के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में गठित मंत्रियों का समूह मंडल मुख्यालयों और जिलों का दौरा करेगा। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा, जिसे लेकर योगी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री गुरुवार देर रात को ही संबंधित जिलों में पहुंच चुके थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंडलों का दौरा करने के लिए राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की टीम एक राज्य मंत्री को शामिल किया गया है, जबकि बाकी 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समूह का गठन किया गया है। इसमें स्वतंत्र प्रभार के साथ ही राज्य मंत्री को शामिल किया गया है। सामूहिक दौरे के दौरान मंत्री सार्वजनिक चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। मंत्री किसी एक ब्लॉक और तहसील का औचक निरीक्षण भी करेंगे, ताकि जमीनी हकीकत को परखा जा सके। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा, ब्रजेश पाठक को पीएम नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। दलितों के घर और झुग्गी बस्तियों में नाश्ता करेंगे मंत्री। जानकारी के मुताबिक जिलों और मंडलों में निरीक्षण के लिए जाने वाले मंत्री दलितों और झुग्गी बस्तियों में सहभोज करेंगे। इसके बाद वो विकास कार्यों के स्थलीय निरीक्षण के लिए जाएंगे। जिले में जाने वाले मंत्री कानून और व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा, SC/ST मामलों में अभियोजन स्वीकृति के बारे में भी जिला प्रशासन से जानकारी लेंगे। मंत्रियों के दौरे के दौरान डीएम की तरफ से मंत्री समूह के सामने जिले की स्थिति का प्रेजेंटेशन होगा। 15 मई तक सीएमओ को रिपोर्ट सौंपेंगे सभी मंत्री। आज से रविवार तक होने वाले निरीक्षण के बाद मंत्री 15 मई तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर जिले और मंडल के नई योजनाओं को तैयार किया जाएगा। आज से शुरू हो रहे निरीक्षण के दौरान मंत्री पूर्व जनप्रतिनिधियों, बीजेपी पदाधिकारियों और विचार परिवार के संगठनों से संपर्क कर फीडबैक लेने का भी काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता संभाल रहे सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा आदेश भी जारी किया है। यानी अब सब मंत्रियों के साथ साथ सभी लोक सेवा IAS, IPS, PCS और उनकी पत्नी और परिजनों तक को अपनी सारी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार और कामचोरी पर सीएम योगी का वार। अब मंत्री और अफसरों को देना होगा संपत्ति का हिसाब। अब ऑनलाइन पोर्टल पर होगा सबका लेखा जोखा। सरकार में परिवार का दखल भी नहीं होगा बर्दाश्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सूबे की कमान संभालने के बाद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, जिसको लेकर सूबे की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस को जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कई बड़े फैसले करने के बाद अब योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला करते हुए साफ कर दिया है कि सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक तौर पर घोषणा करनी होगी। साथ ही परिजनों की संपत्तियों का विवरण भी सार्वजनिक करना होगा। सभी बड़े अफसरों और मंत्रियों को उनकी सारी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी अब आम आदमी ये जान सकेगा कि मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों ने साल दर साल आर्थिक तौर पर कितनी तरक्की की है, जिसका बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया है। इसके अलावा सीएम ने ये भी कहा कि किसी भी मंत्री के परिवार का शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप ना हो। साथ ही सीएम का ये भी कहना है कि आगामी 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। अब इसे जमीन पर उतारने का समय है। वहीं सीएम के आदेश के बाद से विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर इस पर सियासी रोटियां सेकनी भी शुरू कर दी हैं। सपा से लेकर तमाम अलग अलग पक्ष के नेताओं ने बयानबाजी करते हुए कहा कि पहले भी इस तरह के फैसले हो चुके हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब सिर्फ दिखावा करने के लिए योगी सरकार ने ये हथकंडा अपनाया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी तो कर दिए हैं, लेकिन सीएम के फैसले का धरातल पर कितना असर होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरा जीवन का हिस्सा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पढ़ते रहते हैं। उनकी संगत का सौभाग्य मुझे मिलता रहता है। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा का सीख दी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए और अपने श्रम से इस सफलता के मुकाम को हासिल किया। राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं पर भी जाइए उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी से लेकर उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहिब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब से लेकर गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहिब तक हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक
सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।